जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे बुधवार और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई चाय की चर्चा के साथ। मैं आपको बता दूं कि संभाग का नंबर 1 कार्यक्रम चाय की चर्चा आप देख रहे हैं। हम हर बार एक नए व्यक्ति से आपको मिलाते हैं। इस बार जो हमारे पास व्यक्ति हैं वो है भारतीय जनता पार्टी उमरिया के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद आप। तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि हर बार जिस ढंग से हम आपके समक्ष एक नई शख्सियत को लाते हैं, उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आप अगर, जैसे कि हमने इनको लाया है दिलीप पांडे जी को, आप इनको ज़रूर जानते होंगे, कई बार देखे होंगे, टीवी न्यूज़ पर भी आते रहते हैं। मेरा मानना यह है कि जब आप इनसे रूबरू इस तरह से हो रहे हैं तो इनके अंदर के कुछ अनछुए पहलू हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनसे मिलना चाहते हो तो मेरे ख्याल से हमेशा उपलब्ध रहते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपका। मैं एक चर्चा यहाँ से शुरू करूँगा कि जैसे आप कहाँ पर पैदाइश हुई आपकी, आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस चाय पे चर्चा कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपकी टीम हमारे पूरे संभाग में जो इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो उसके अंदर तक सीमित रहता है उसको आप आम जनता से जो रूबरू करा रहे हैं, उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मूलतः रहने वाला बुढ़ार के पास एक कटकोना गांव है, जी जी, वहाँ मेरा पैतृक गांव है, वहाँ मैं रहता था। और वहाँ से फिर मेरे पिताजी और मेरा परिवार व्यक्तिगत जो है जी जी, वो बिरसिंहपुर पाली चला गया, और पाली के पास जो एमपीवी की कॉलोनी है, थर्मल पावर प्लांट है मलियागुड़ा, वहाँ पे मैं अपना निवास बनाकर वहीं रह रहा हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, माताजी और मेरी एक छोटी बहन थी जिसका विवाह यहीं शहडोल में हो गया है जी जी। और मैं अपने घर में इकलौता लड़का हूँ, और जैसा जो इकलौता होता है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है, आप समझ सकते हैं जी जी। तो मेरे साथ मेरे घर की भी पूरी जिम्मेदारी है, और जो सामाजिक क्षेत्र के कार्य हैं और राजनीतिक क्षेत्र के कार्य हैं, उनके अलावा भी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का बर्डन है जिनका मैं बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये एजुकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ आपका? मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो एमपीवी कॉलोनी के परिसर में ही स्थित विद्युत मंडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई। उसके पश्चात जो महाविद्यालयीन शिक्षा है वहीं पर जो शासकीय महाविद्यालय बिरसिंहपुर पाली है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, और आपके शहडोल के लॉ कॉलेज से मैंने LLB की। फिर उसके बाद उमरिया PG कॉलेज से मैंने इकोनॉमिक्स से MA किया, और दिल्ली के लाजपत नगर में स्थित पत्रकारिता महाविद्यालय से इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता का कोर्स किया। और इसके बाद पढ़ने में मेरी रुचि रही, और बिना कॉलेज में दाखिला लिए मैं अधिकतम समय पढ़ने में व्यतीत करता हूं, और कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूं। वाह यानी कि आपकी जर्नी अभी तक चालू है, अभी तक आप काम कर ही रहे हैं। ये बताइए कि जब आप छात्र थे कॉलेज के समय या इस समय में, तो उस समय से आपका ये रुझान था कुछ इस तरह के कामों में? देखिए, पढ़ने के अलावा मेरे को शुरू से ही लोगों की मदद करना। अब जब मैं स्कूल में था तो लोगों को चाहे पुस्तकालय से पुस्तक उपलब्ध कराना हो, चाहे फीस देने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे, वहाँ पर मतलब सहयोग करते थे किसी तो मैं ये चाहता था कि मेरे माध्यम से मेरे जो साथी हैं, सहपाठी हैं, उनका मैं सहयोग करके उनकी समस्याओं का निदान कर सकूं। तो उसको लेकर मैं सतत लगा रहता था। और धीरे धीरे स्कूल में जो क्लास मॉनिटर होते थे, तो सर्वप्रथम मैं लोगों के, अपने छात्रों के साथ मिलजुल कर उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया, और फिर धीरे धीरे यहाँ तक आज आपके सामने उपस्थित हूँ। वहीं से स्टार्ट हुई और आप यहाँ तक पहुँचे, बहुत बड़ी बात है। छात्र राजनीति में जब कोई ऐसा काम करे तो उस समय कोई आंदोलन हुआ हो आपके समय में, या कुछ आपने ऐसा कुछ देखा हो? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी उस समय जुड़े थे, ऐसा कुछ संस्मरण याद हो? जी, मैं जब 10वीं क्लास में था उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का नगर संयोजक हो गया था। और विद्यार्थी परिषद जो है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, जी जी, 1949 में विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई, और हमारे जिले में, हमारे संभाग में उस समय शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीनों एक ही हुआ करता था। उस समय धीरे धीरे मैंने महाविद्यालय में कई छात्रों को चुनाव लड़ाया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी में था। अब जिला संयोजक हुआ
तहसील संयोजक से, तो मुझको पाली महाविद्यालय, उमरिया महाविद्यालय सभी जगह चुनाव लड़ाना था। अब उस समय संसाधन भी हमारे पास कम हुआ करते थे, टेलीफोन नहीं है, खुद के पास पैसे नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तेल नहीं था। तो अब हम लोग उस समय जो है किसी तरीके से ट्रक में बैठ के पहले टाइम पाली कॉलेज का चुनाव देखे, फिर हमारे साथी सहयोगी हमारी टीम के लोग वहां लगे रहते थे, फिर किसी तरीके से व्यवस्था करके उमरिया गए। अब हमको तो दोनों चुनाव जीतने हैं। बिल्कुल। और सब आप लोगों के स्नेह सहयोग से, समस्त छात्र और गुरुजनों के आशीर्वाद से हम उमरिया भी जीतते थे और पाली भी जीतते थे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय सच में बहुत मुश्किल से पहुंचना और फिर लोग कैसे इकट्ठा करना। आज तो सोशल मीडिया है, उसमें पूरे आप एक मैसेज डालिए, हज़ारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं। बहुत मुश्किल से आया। तो जब आपने जैसे बताया कि शहडोल उमरिया ये अलग अलग था, जब गठन हुआ इसका, उस समय क्या परिस्थिति रही है, क्योंकि क्यों गठन किया गया उमरिया, ज़रूरी था गठन करना? देखिए, जैसे मैं अपना व्यक्तिगत एक आपसे शेयर करता हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का विभाग प्रमुख था। जी। विभाग प्रमुख विद्यार्थी परिषद में ऐसा होता है कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर इन तीनों जिलों को मिलाकर एक विभाग बनाया गया। तो अभी इन तीनों जिलों में जाना है हमको। अब आप पुष्पराजगढ़ में सुदूर अंचल में स्थित है धीरू टोला, ठीक वहीं हमारा मानपुर है। जी। वहीं कोतमा से आगे आप जाएंगे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर तक हमारा शहडोल लगता है। तो उस समय सब एक हुआ करता था, व्यवस्थाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थे, और जो आम जन है वहाँ के लोग, चाहे वो पढ़ने वाले लोग हों, चाहे रोजगार की तलाश में हो, सभी लोग, अस्पताल किसी को आना है, तो जिलों का जो बंटवारा हुआ वास्तव में जरूरी था और उससे आम जनता को लाभ हुआ और कहीं ना कहीं लोग उससे लाभान्वित हुए और लोगों की मांग थी और मंशा थी कि जिला बने। जिला बनने से उमरिया जिला बन चुका है, तो आपको क्या लगता है? अभी तो मतलब मेरे ख्याल से शहडोल से तो कम ही है। नहीं, शहडोल से कम है नेचुरली, क्योंकि शहडोल संभागीय मुख्यालय है। तो आपको क्या लगता है कितनी विकास की संभावनाएं हैं वहाँ पर? विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं, क्योंकि आप ये देखिए जो हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है अपने आप में ऐतिहासिक है, भारत में उसका नाम दर्ज है। जी। विदेशों से लोग वहाँ पर आते हैं। जी। और चूंकि नेशनल फॉरेस्ट होने के कारण कुछ उसकी सीमाएं और नियम होते हैं, उनके कारण पर्टिकुलर उस एरिया में औद्योगिक विकास तो नहीं हुआ, लेकिन प्राकृतिक विकास हुआ, जानवरों का विकास हुआ। जैसे बाघों की संख्या कम थी, दूसरे लाए हाथी आए, देश के नक्शे में आ गया है पूरी तरह से। और दूसरी बात, आप मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पहले पावर प्लांट कहा जाता था, वो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है, जिसमें 500 मेगावाट की एक इकाई है, 210 मेगावाट की 4 इकाई है, हाइडल की 20 मेगावाट की इकाई है। इस प्रकार से जो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में अग्रणी था, लेकिन जब से खंडवा बन गया तो दूसरे स्थान पर है। तो आप कैसे कह सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा उमरिया पिछड़ा हुआ है? इस औद्योगिक क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा है भाई। और दूसरी चीज़, कालरी की खदानें भी हैं हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विकास की दरकार है और विकास चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप सभी के सहयोग से विकास भी होगा। तो जैसे बिरसिंहपुर पाली में जैसे आपने बताया औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी चीज़ें हैं, तो वहाँ के लोगों का विकास जो जिस तरह से होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। अगर पब्लिक की बात करें तो आपको क्या लगता है और किस विकास की तरफ हमें जाना चाहिए? जैसे औद्योगिक क्षेत्र तो है पर फिर भी उतना विकास नहीं है अभी। जैसे स्कूल कॉलेजेस की बात किया जाए, मेडिकल कॉलेज की अभी फ़िलहाल नहीं है, शहडोल में तो आ गया, और उमरिया जो ज़िला बना है कई जगह पर वहाँ देखा जाए कुछ कमियां तो हैं अभी। तो उसके लिए आप किस तरह से सोचते हैं कि कैसे विकास किया जा सकता? देखिए, कमियां तो हैं जी, कमियां हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके पीछे दूसरा पहलू देखिए भाई। अगर हमारे यहाँ उद्योग 4 हैं तो उन 4 उद्योगों के लिए अगर 40,000 मैन पावर चाहिए और हमारे पास आबादी कितनी है, 4 लाख की है, तो जनसंख्या में हम किस स्तर में हैं? हमारे उमरिया जिले बराबर विदेशों में देश हुआ करते हैं तो अगर उनसे आप कंपैरिजन करोगे तो हमारा उमरिया माने मच बेटर है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में शहडोल से या अन्य जगह से तुलना करें तो वास्तव में जनसंख्या के हिसाब से रोजगार तो नहीं है लोगों के पास, शिक्षा नहीं है, साधन नहीं है। लेकिन हम और हमारी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और जैसा जो हमारे वैश्विक नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका लोहा आज पूरे विश्व में बज रहा है डंका, उन्होंने प्रयास किया। आज आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमारी सरकार ने हर घर को छत दी और छत ऐसी दी, बुनियाद ऐसी दी कि आज दे रहे हैं और 20 साल बाद भी लोग कहें कि ये प्रधानमंत्री आवास है, जिसको हमने
हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच देखिए आप कि उन्होंने नाम नहीं दिया। ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी आवास है, मोदी आवास है, नाम दिया, माने प्रधानमंत्री जो भी आए, जो भी आएगा उसके नाम से चले, उसकी योजना है। ठीक उसी प्रकार से लोगों को गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत पढ़ाई के लिए ग्रांट दिया, शिवराज जी ने दिया। आज आप कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में देख लीजिए, घर घर राशन पहुंच रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सबसे बात है, काफ़ी कुछ किया गया है। पर इसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, जैसे आप भी कह रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं, पर फिर भी विरोध के स्वर हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, विरोध तो उसी का होता है जो काम करता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, घर में बैठ जाऊंगा, तो लोगों के संपर्क में नहीं आऊंगा, संवाद नहीं करूंगा, मेरी परिचर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, तो मैं अपने आप, तो अगर कोई काम करेगा तो विरोध होगा। लेकिन विरोध कर कौन रहा है, विषय इस बात का है। जो वास्तव में जिसको मदद की दरकार है, जिसको आवश्यकता है, वो नहीं कर रहा है। जो माने जिसको अपने शहडोल की भाषा में नहीं कहते, खा पी के गर्रा गए हैं जो, वही ये विरोध कर रहे थे। हम लोग विरोध नहीं कर, माने आम जनता विरोध नहीं कर रही, आम जनता नहीं कर रही, ये बात तो सही है। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको इससे मतलब ही नहीं, जैसे कि राशन जिनको नहीं मिल रहा है, वो बेचारा बैठा है, या वो उसके लिए आपके पास, जैसे लोगों के पास आते हैं वो लोग कि साहब हमारा ये राशन कार्ड नहीं बना है, फिर आप उसमें मदद करते हैं, और भी लोग मदद करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भरा संपन्न है, और ऐसे लोग भी हैं जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते, उसके बाद भी उनका कार्ड बना है, और वो लोग विरोध करते हैं। ये है तो गलत बात भाई। अभी आप देखिए, इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी में हमारे प्रदेश नेतृत्व ने एक अभियान चलाया, सेवा ही संगठन है जी, जिसके तहत हम सभी लोगों ने सेवा करने का माने एक जुनून के साथ हम हर घर तक जाएंगे, लोगों को बताएंगे, सतर्क करेंगे। अगर उनके पास राशन नहीं है, राशन मुहैया कराएंगे, दवाई देंगे, उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उनको बेड देंगे, ऑक्सीजन, माने जो भी प्रारंभिक मूलभूत सुविधाएं हैं जिसकी उसको दरकार है, वो सब देने का प्रयास करेंगे। और अपने स्तर से हमारे सभी लोगों ने किया भी। लेकिन वहीं आप देखिए कि अगर हम राशन लेके निकल रहे हैं, तो जिसको देना है और जो लेना चाहता है वो तो ले रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे बड़ी गाड़ियों से जा रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि वो जो खिचड़ा हम दे रहे हैं वो उनको भी मिल जाए। तो ऐसी भी स्थिति, तो उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, हो सकता है पहले उनको जरूरत, लेकिन हम तो हर उस जरूरतमंद तक पहुंच रहे हैं। और हमारी सोच ये नहीं है कि ये कार वाला है या ये बिना कार वाला है, हम तो सभी के लिए सेवा भाव से, हम कार वाले के भी क्या मदद कर सकते हैं, और जिसके पास छत नहीं उसकी भी क्या मदद कर सकते हैं, इस भाव से हम सभी से जुड़ने का प्रयास किए हैं। और नगर नगर डगर डगर जाकर, माने चौपाल से लेकर भोपाल तक जो हमारे लोग थे, हर जगह के प्रयास ये किया गया कि हमको लोगों की मदद करनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है आइकन बना हुआ है आज पूरे विश्व में। एक तरह से भी कहा जाए, अमेरिका के प्रधानमंत्री ने भी बात की कि हम अपने प्रचार के लिए, घुमा कर बात हुई थी, पर ऐसा सामने आया कि नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। पर मेरा ये सोचना है कि क्या जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही चेहरे को लेकर चलेगी? देखिए, ये तो जो आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चेहरे को लेकर चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व और नेताओं की कमी नहीं है जी। लेकिन हम सबके यूथ आइकॉन और लीडर, जो जिसको कहा जाए सर्वमान्य नेता, हमारे पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का, नरेंद्र मोदी जी हैं। और जिस बात को लेकर मुझे आज गौरव की अनुभूति होती है, फक्र होता है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने के नाते एक हिंदुस्तान का बेटा पूरे भारत का सिरमौर है, और भारत का नहीं पूरे विश्व का सिरमौर। आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अमेरिका में हाउडी मोदी का शो होता है, और वहाँ की जनता निकल कर घरों से आती है और भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय बोलती है। यह अपने आप में भारत के स्वाभिमान का विषय है, और यदि भारत के स्वाभिमान का विषय है तो मेरा विषय है, आपका विषय है, हम सबका विषय है। ये बात तो है, क्योंकि जहाँ पर भारत की बात आती है वहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी हो, आप हो, हम हो, या कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ पर तो हमें उससे पीछे नहीं हटना है। एक चीज़ ये भी है कि आपके क्षेत्र में कई सारे मंदिर हैं, जैसे बिरासनी मंदिर है पाली में, उचेरा में ज्वाला मंदिर है, साईं मंदिर भी है आसपास, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। और वहाँ का जवारा इसका मेरे ख्याल से विश्व प्रसिद्ध है, एक तरह से कहा जाए। काफ़ी लोग जुटते हैं, अभी तो कोरोना में नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोग, मेरे ख्याल से वो पूरा परिसर भर जाता है और हरा दिखता है, इतना अच्छा वहाँ पर हुआ था। तो इसको आपने कभी प्रयास नहीं किया कि ये पर्यटन स्थल अच्छा बन जाए और वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल बन जाए? देखिए, हमारा समाज धर्म और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है जी। हर किसी की आस्था कहीं ना कहीं रहती है जी जी। और उस आस्था का केंद्र बिंदु हमारे उमरिया ज़िले के
माता विरासनी के रूप में बिरसिंहपुर में विराजमान है जी जी, और ज्वाला माता के नाम से उचेहरा धाम में विराजमान है। कि इस जो विभूति है माने माता का मंदिर है, और इस आध्यात्म के क्षेत्र को डेवलप कराने के लिए हम अपनी तरफ से सरकार से भी बात करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों से भी बात करते हैं। हाँ, प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो जब हमारे पास इतनी बड़ी धरोहर है तो क्यों ना हम इसको वैश्विक धरोहर बनाएं, आगे बढ़ाएं। और क्षेत्र की जनता ने आपको चुना है, और कई बार ऐसे लोग हैं जो कोई ऐसा संस्मरण हो आपके पास, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला, बच्चा, कोई आपके पास ऐसा आया हो और उसकी बात सुनकर आपके मन में एकदम कुछ ऐसा भावुक हो उठे हो, ऐसा कोई संस्मरण आपके पास है? उमरिया जिला है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। और रही बात बिरसिंहपुर पाली की, तो बिरसिंहपुर पाली में माता विरासनी का पावन धाम है, जहाँ जवारे जुलूस के माध्यम से आसपास के क्षेत्र माने लाखों लाख लोग जुड़ते हैं और अपने आप में बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बिंदु है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा सा आगे आप निकलेंगे तो उचेहरा में ज्वाला माता का धाम है, जहाँ पर करौंदा के नीचे ज्वाला माता जीवंत रूप में दर्शन देकर निकली है। और जिनको देखने के लिए, जिनसे मुरादें मांगने के लिए हमारे आसपास के लोग नहीं, छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचल से लोग आते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती है। तो ये अपने आप में एक विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और ठीक उसी प्रकार से आसपास के क्षेत्रों में, जैसे हमारे उमरिया जिले में बिरसिंहपुर पाली ब्लॉक में ही 12 खाम जगह है, वहाँ पर 12 खंभे लगे हुए हैं। उसमें कौन सी लिपि से लिखा हुआ है उसको आज तक हमारे पुरातत्वविद डिस्कवरी वाले भी आए थे, उन्होंने भी देखा। और मैंने भी कलेक्टर साहब से बात भी की कि उसका अन्वेषण कराकर परीक्षण किया जाए कि आखिर में है क्या। 12 ऐसे पिलर खड़े हैं सीधे सीधे पहाड़ में। उसी प्रकार से जोहिला घाट है और कई टूरिज्म के छोटे छोटे स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन केंद्र विकसित किया जा सकता है। अमोल खो रूपी, जहाँ पर बच्चू बाबा का आश्रम है, अपने आप में जाने माने संत हैं और क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि किसी से छुपी नहीं है। तो आप यह कह सकते हैं कि हमारा पूरा उमरिया जिला, उधर बांधवगढ़ से चालू होता है तो जहाँ नेशनल फॉरेस्ट है जो पूरे विश्व में बाघों के लिए, शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गिनती की संख्या में भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार से चाहे वह बांधवगढ़ हो, चाहे विरासनी में माता विरासनी का मंदिर हो, हमारे करकेली ब्लॉक में अमोल खो के रूप में धार्मिक स्थल हो, चंदिया में जैसे अगर विविध धर्म की बात करेंगे तो नौगजा है। ठीक उसी प्रकार धौर खो का मंदिर है, उमरिया में उर्स वगैरह। तो हम लोग तो सभी समाज का काम करना हमारे लिए सब बराबर। और धर्म के क्षेत्र की बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में बिरसिंहपुर हो गया, संजय गांधी कालरी हो गई, काफी विकास की संभावना है। धीरे धीरे जब से ये हमारे शिवराज जी की सरकार आई है, जो मोदी जी का सपना है, सबका साथ सबका विकास, हर घाट को काम, हर मजदूर के खाते में पैसा, सभी को राशन और सभी के विकास और सभी के उन्नयन की बात करते हैं, तो निश्चित ही सरकार ने आम जनता को छुआ है और उद्योग भी बढ़े हैं, लोगों के रोजगार भी बढ़े हैं, बशर्ते लोग अपनी जानकारियों को दुरुस्त कर लें। बिल्कुल, मिलते रहें तो ये सब करते रहें और शासन की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानते रहें। आप जैसे लोग उनको बताते रहते हैं। क्षेत्र की जनता अगर आपसे मिलना चाहती है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम राजनेता हो जाते हैं, ये मतलब ये फिल्मी कहानी है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्मों में दिखाते हैं कि राजनेता फिर उनसे मिल नहीं पाते और बड़े बड़े उस पर रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। अगर क्षेत्र की जनता आपसे मिलना चाहती है तो कब कब मिल सकती है, किस तरह से मिल सकती है, आप कैसे उनसे बात कर पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो आप तक हो सकता है ना पहुँच पा रहे हैं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये मेरे से कई लोगों ने किया, क्योंकि मैं रहता पाली में हूँ। पाली से उमरिया जो मेरा जिला केंद्र है, जिला मुख्यालय है, तो 40 किलोमीटर है। वहाँ पर विनायक टाउन में हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। अब मेरा कार्यकर्ता हरवा बिलासपुर से भी आता है और मानपुर अमरपुर से भी आता है, जो कटनी सतना से सटे हुए क्षेत्र है। तो वो बेचारा अगर पाली आएगा तो मुझको ढूंढते रह जाएगा। तो मैंने तय किया है कि सोमवार और मंगलवार को मैं उमरिया जिला कार्यालय में बैठूंगा और शुक्रवार और शनिवार, और मैं जाता हूँ। मैंने वहाँ प्रॉपर व्यवस्था बना के रखी है और हमारा कर्मचारी कार्यालय में रहता है और कार्यकर्ता आते हैं, रुकते हैं, पानी पीते हैं, जिसकी जो समस्या है अपनी बात बताते हैं। तो पब्लिक, जो सामान्य पब्लिक अगर आपसे मिलना चाहती तो कोई कॉल करना चाहे या कुछ करना चाहे तो किस माध्यम से आपसे? मैं जिस दिन मेरे जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई तो ढेर सारे लोगों ने मुझको बधाई दी। 2-3 दिन तक मेरा फोन
बचते ही रहा फेसबुक, सोशल मीडिया सब, क्योंकि अप्रत्याशित टाइप से घटना थी और मैं नीचे से काम कर रहा था। तो मेरे स्तर के जो यूथ लोग हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सब हम लोग साथ के थे। तो मैंने ये तय किया जिनको मैं फ़ोन नहीं उठा पाया या जिनकी शुभकामना की रिप्लाई नहीं कर पाया, तो प्रॉपर हफ्ते भर यही काम किया और मैंने तय किया कि मैं किसी का भी फ़ोन आए, मेरे मोबाइल में नंबर सेव नहीं, उसका भी फ़ोन उठाऊंगा। और सोशल मीडिया के भी माध्यम से मेरे जो 3-4 लोग हैं जो सोशल मीडिया का काम देखते हैं, तो मैंने अपना फ़ोन जो है सार्वजनिक करके रखा है। तो मतलब ये है कि अगर हम आपके इस चैनल के माध्यम से अगर आपका मोबाइल नंबर क्षेत्र की जनता के लिए दें तो आपको कोई आपत्ति नहीं। चलिए दर्शकों, एक तो सबसे बड़ी बात है कि दिलीप पांडे जी का मोबाइल नंबर मेरे स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। अगर आप कभी भी कोई भी बात उनसे करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा उपहार होगा। कारण उसका यह है कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते मुझको कार्यकर्ता की समस्याओं से रूबरू होता हूँ। पर नेता बन तो गए हैं, और अगर अब ये आपकी जीवन शैली स्टार्ट हो गई है, काफ़ी समय से स्टार्ट है, अब आपका जो आगे का पड़ाव है, कहाँ तक जाके रुकना है, आप कितना काम करना है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको जिला अध्यक्ष बनाया, नहीं बनाया था तो भी मैं काम करता था। बना दिया है तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अब मेरे कार्यकर्ता खुद कहते हैं आगे, भाई तरह तरह की अपनी समस्याएं बताते हैं, तो जिला अध्यक्ष के नाते मैं जिला प्रशासन के पास अन्य माध्यमों से उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। और भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी तय करेगी, हमारा तो सीधा सिस्टम है भाई साहब कि संगठन ने कह दिया ना, हम फॉलोअर है, हमको कोई आगे पीछे इधर उधर नहीं देखना है। क्योंकि हमारे लिए हमारी पार्टी में 3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारा देश, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य, पहले हमको राष्ट्र को देखना है, भारत के बाद जो है फिर व्यक्ति आता है। व्यक्ति नहीं, भारत के बाद हमारी पार्टी आई और फिर हम आते हैं। माने हमारा स्वार्थ, हमारी बात गाँव है सर्वप्रथम, क्योंकि यही बढ़ने का कारण है। अगर हम इस तरह से नहीं देखेंगे तो ना हम भारत को देख पाएंगे। सबसे पहले अपने क्षेत्र को बढ़ाएं, क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें, आप जैसे लोग क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें, फिर प्रदेश स्तर की प्रदेश में उतरें, फिर देश में बढ़े, फिर वैश्विक स्तर पर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पांडे जी। दर्शकों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे सरल और सुलभ नेता बहुत कम मिलते हैं। हालांकि उनको नेता मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े भाई हैं दिलीप पांडे जी। और मैं आपको बता दूं कि जब कभी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप उनको मोबाइल करें, हो सकता है बिजी है, 1-2 बार ट्राई कर लें, आपकी समस्याओं से वो जरूर दूर करें। आप अपना ध्यान रखिए और इस कोरोना महामारी में लोगों के द्वारा बताए गए गाइडलाइन का जरूर पालन कीजिए। लोगों से मतलब है प्रशासन, फिर दूसरा व्यक्ति जो आपके सामने बैठा हुआ है। इन लोगों ने काफ़ी मदद की है, आप सबकी मदद की है। कुछ लोग छूट गए हैं जो नाराज़ हैं, पर वो नाराज़ ना हो, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए जब काम किया जाता है तो जो एक्चुअल व्यक्ति, जहाँ तक जिसको अंतिम छोर का व्यक्ति कहते हैं, वहाँ तक वो बात पहुँचनी ज़रूरी है, वो काम ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पांडे जी आपका। थोड़ा सा बिल्कुल समय लूँगा आपके माध्यम से, जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे व्यूअर्स, उनसे एक करबद्ध अपील करूँगा कि जैसा हमारा कोरोना वैश्विक महामारी का परिदृश्य चल रहा है, प्रशासन हमारा लगा हुआ है वैक्सीनेशन के काम में, तो मैं इस व्यूअर्स जो भी आते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं, उन सभी से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, अपने द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा और इस न्यूज़ चैनल के द्वारा भी, कि आप लोग सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन यदि आप लोग करवाएंगे तो कोरोना जल्दी जाएगा और हमारा समाज, हमारा देश और हम सभी स्वयं सुरक्षित रहेंगे। और यदि आपने करवा लिया है वैक्सीनेशन तो आप ऐसी प्रेरणा का केंद्र बने और अपने माध्यम से अपने परिवार, अपने सहपाठी, अपने साथी, अपने मित्रों को प्रेरित करें और वो कोरोना का वैक्सीनेशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक विशेष कार्यक्रम भी चल रहा है, मास्क अप इंडिया, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जिसमें हम आपके द्वारा दिए गए वीडियोस को अपने चैनल में दिखाते हैं। तो हमारे इस मुहिम से ज़रूर जुड़िए, MP18 न्यूज़ की मुहिम है, इसमें ज़रूर जुड़िए और अपना 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें आप हमको ये बताइए कि मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।